हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार मैं आपका वापस स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में टाउन प्लानिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है, ये हमारा 8वां लेक्चर है और आज हमारा जो टॉपिक है वो डेवलपमेंट प्लान, जो कि आरपीएससी के सिलेबस से मैंने लिया है, जिसमें मास्टर प्लान कॉन्सेप्ट, अप्रोच फॉर अर्बन एंड रूरल, अर्बन डिजाइन, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर प्लान एंड डेवलपमेंट प्लान, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, डाटा कलेक्शन, एनालिटिकल टेक्निक्स, रिप्रेजेंटेशन, सर्वे एंड प्रोजेक्शन, लैंड यूटिलाइजेशन, डेंसिटी, जोनिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्लान। इन सारे से रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, तो आप इस पे बने रहें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो 8 दिन बाद आपका एग्जाम है उसमें ये कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है। सबसे पहले बात करता हूँ, व्हाट इज अ डेवलपमेंट प्लान। तो डेवलपमेंट प्लान होता क्या है? ठीक है दोस्तों, मैंने जैसा, आपने अगर मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं अभी तक, तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, अ प्लान दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग ऑन रेजिडेंशियल एरिया। दूसरा है, ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन, फोकस ऑन सोशल डेवलपमेंट ऑफ रीजन, प्लान फोकस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ रीजन। तो इसमें जो हमारे पास ज्यादा बेस्ट आंसर है या जो ज्यादा सही आंसर है, जनरली जो डेवलपमेंट प्लान होता है वो किसी भी एरिया के रीजन के, किसी भी रीजन के फिजिकल डेवलपमेंट में काम आता है, तो उसे हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट प्लान। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा, अ प्लान दैट फोकसेस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डेवलपमेंट प्लान? डेवलपमेंट प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए, हमारे पास ऑप्शन है, टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन। नहीं, ये नहीं हो सकता। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इन ए रीजन। हाँ, ये हो सकता है। टू क्रिएट मोर जॉब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट इन ए रीजन। नहीं, इसके लिए भी नहीं। तो हमारा जो बेस्ट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इन ए रीजन। किसी एक रीजन में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना, ये हमारे किसका पार्ट हो जाएगा? डेवलपमेंट प्लान का। अब मतलब, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट प्लान? डेवलपमेंट प्लान के क्या क्या की कंपोनेंट हो सकते हैं? एनवायरमेंट हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल नहीं होता है, कल्चरल, रिलीजियस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक। तो अगर हम डेवलपमेंट प्लान की बात करें, तो मैं आपको बताता हूँ, जो कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन है यहाँ का, अगर हमें सोशल, है ना, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल या फिजिकल डेवलपमेंट करना है, तो उसे हम जनरली डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, वो जाएगा एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन ए डेवलपमेंट प्लान? अब देखिए, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं किसी भी प्लान के अंदर। अगर मैं बात करूं, कोई भी डेवलपमेंट प्लान है, तो स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकते हैं? गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है। उसके बाद क्या नाम है आपकी, जो वहां पर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, है ना, वो हो सकते हैं। कोई अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहा है, तो वो हो सकता है। ठीक है। तो क्या क्या स्टेक होल्डर्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स, जिसमें जनरली जो, अगर नॉर्मल स्टेक होल्डर्स की बात करें, तो वो शहर वासियों की बात होती है। किसकी बात होती है? शहर वासियों की बात होती है। तो क्या शहरवासी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द प्लान? नहीं, शहरवासी उस प्लान में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देते हैं। ये मैक्सिमम काम जो है गवर्नमेंट को करना पड़ता है या लोकल बॉडीज को करना पड़ता है। टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान? नहीं, उनका काम नहीं होता। टू प्रोवाइड इनपुट एंड फीडबैक ऑन द प्लान? ये हो सकता है। टू प्रमोट द प्लान टू द पब्लिक? नहीं, ये भी उनका काम नहीं होता। तो इसका जो आंसर होगा, वो होगा टू प्रोवाइड इनपुट एंड फीडबैक ऑन दी प्लान। जो भी प्लान हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए हमें क्या प्रोवाइड करना है? फीडबैक और इनपुट प्रोवाइड करने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनल प्लान एंड डेवलपमेंट प्लान? रीजनल प्लान और डेवलपमेंट प्लान के बीच में क्या डिफरेंस है ना? एक अपन किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए जो ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान होता है, या उसको हम बोलते हैं रीजनल प्लान बोलते हैं। ठीक है। A regional plan focuses on a larger area than a development plan. दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, a regional plan is more concerned with economic factors than a development plan. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। A development plan is more concerned with social factor than regional plan. There is no difference between regional plan and development plan. तो जब हम रीजनल प्लान की बात करते हैं, तो रीजनल प्लान देखिए, होता दोनों लगभग एक ही है, लेकिन जब आप उसको रीजनल प्लान नाम दे देते हैं, तो वो क्या करता है कि लार्जर एरिया पे फोकस करता है। क्या करता है? एक लार्जर एरिया पे फोकस करता है। ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि जो रीजनल प्लान है, वो लार्जर एरिया पे फोकस करता है डेवलपमेंट प्लान की अपेक्षा। व्हाट इज अ मास्टर प्लान इन अर्बन प्लानिंग? एक अर्बन प्लानिंग में मास्टर प्लान क्या होता है? अ प्लान फॉर मैनेजिंग ट्रैफिक इन ए सिटी? क्या ये हो सकता है? A plan for managing waste disposal, a comprehensive plan for guiding the physical and economic development in a city region, a plan for regulating land use in the city। तो दोस्तों, कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मास्टर प्लान बनाता कौन है? तो वो बनाती है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है ना, डेवलपमेंट अथॉरिटीज,
अथो RITIES डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है वो मास्टर प्लान तैयार करती है, एक तरह से फिजिकल गाइड होती है फिजिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी सिटी और रीजन के अंदर। तो ये इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल कंपोनेंट ऑफ मास्टर प्लान? कौन सा इनमें से कोई टिपिकल कंपोनेंट नहीं है मास्टर प्लान का? मास्टर प्लान के अंदर लैंड यूज प्लान आता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्लान आता है, एनवायरमेंट का प्लान आता है, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो है वो मास्टर प्लान के अंदर नहीं आता। ये मतलब जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए मास्टर प्लान? ठीक है, ये यूएसए वाले जो क्वेश्चन होते हैं फेडरल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, अपने यहाँ पर इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो मास्टर प्लान के लिए कौन जिम्मेदार होता है ना? फेडरल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट मास्टर प्लान नहीं बनाती क्योंकि वो पर्टिकुलर सिटी का होता है, सिटी है ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट योजना बनाएगी वो तो पूरे देश के लिए लागू होगी, हर जने के लिए लागू होगी, है ना। स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट भी पूरे स्टेट के लिए कोई योजना अगर वो बनाती है, कोई प्लान बनाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई स्टेट के अंदर, तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा लोकल गवर्नमेंट। कौन बनाता है? लोकल गवर्नमेंट, या जो लोकल गवर्नमेंट के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है वो बनाती है। प्राइवेट डेवलपर इसको नहीं बनाते हैं मास्टर प्लान को। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंड यूज प्लान इन ए मास्टर प्लान? मास्टर प्लान का लैंड यूज प्लान, सॉरी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंड यूज प्लान इन मास्टर प्लान? तो मास्टर प्लान का ही एक पार्ट होता है लैंड यूज प्लान, टू रेगुलेट द यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, टू क्रिएट ग्रीन बेल्ट, टू मैनेज ट्रैफिक, टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए क्या होता है लैंड यूज प्लान, क्या होता है, आप क्या करते हो, आपकी जो सिटी है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर देते हो लैंड यूज जोन, लैंड यूज के अकॉर्डिंग। कुछ रेजिडेंशियल होते हैं, कुछ कमर्शियल होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, कुछ मिक्स यूज जो हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि उसमें रेगुलेशन कर देते हैं कि हाँ यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर जोन में केवल और केवल रेजिडेंशियल लोग ही रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, टू रेगुलेट द यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। Which of the following is a potential challenge in implementing the master plan? मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा एक पोटेंशियल चैलेंज है? सबसे पहला है लिमिटेड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन द प्लानिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली बात है कम्युनिटी पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होती, फिर भी हम अलग अलग सर्वे जो मेथड होते हैं उनके थ्रू कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इनसफिशिएंट फंडिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, देखिए कोई भी प्लान होता है वो मेगा लेवल पे बनता है तो वहाँ पर फंडिंग की हमेशा मतलब इनएडिक्वेट फंडिंग तो होती ही होती है, मतलब पैसों की हमेशा प्रॉब्लम होती ही होती है। अपोजिशन फ्रॉम प्राइवेट डेवलपर्स, तो प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं वो हमेशा इसका अपोज करेंगे क्योंकि परेशान उन्हीं उनको होती है, उनका नुकसान होता है और कोई व्यक्ति अपना नुकसान नहीं चाहेगा। और जो इसका यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबोव। Which approach emphasize the need to involve the community in the planning process for rural and urban development? निम्न में से ऐसा कौन सी अप्रोच है जो कि देखिए यहाँ पर हमारे पास जनरली जो है तीन टाइप की अप्रोच होती है। एक होती है मतलब जैसे टॉप से बॉटम की साइड होती है और दूसरी होती है बॉटम से टॉप की साइड, है ना। अ, क्या बोल रहा है ये, विच एम्फेसाइज द नीड टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन दी प्लानिंग प्रोसेस फॉर रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो जब रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट की बात हो रही है और प्लानिंग प्रोसेस में अगर हम इसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसे बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। मतलब सबसे पहले जो हायर अथॉरिटीज हैं उन्होंने प्लान को डिसाइड कर लिया, उसके बाद जो नॉर्मल आपके लोकल लेवल पे वो बात पहुंची, लोकल लेवल के बाद जो कम्युनिटी होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स एक बार उनकी भी राय ले ली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसमें मेजर चेंजेस नहीं होते, तो इसलिए हम इस अप्रोच को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। नहीं सॉरी, ये वाला, हाँ, एक बार मैं वापस को पढ़ देता हूँ। विच अप्रोच एम्फसाइज द नीड टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन द प्लानिंग प्रोसेस फॉर रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। सॉरी, कम्युनिटी की बात हो रही है क्योंकि कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की बात हो रही है, तो इस वाली को हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। क्या बोलते हैं? बॉटम अप अप्रोच। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आप सबसे पहले कम्युनिटी से भी मतलब कहीं ना कहीं उनको राय ले रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस में। तो कम्युनिटी जो है वो सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है। आप जब उसको इन्वॉल्व करते हैं और वहां से प्लानिंग चालू करते हैं तो इस वाली अप्रोच को हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। सॉरी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा बॉटम अप अप्रोच। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, पुराने कुछ एग्जाम्स में भी पूछा गया है, तो इस वाले क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लें। Which approach focuses on the economic development of region through the criteria of job and investment opportunity? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है तो वो अप्रोच कहलाएगी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अप्रोच, ना कि सोशल ना एनवायरमेंटल।
Which approaches emphasize the need of address social and economic inequalities in urban and rural areas? तो इसमें आ जाएगा मेरा सोशल डेवलपमेंट अप्रोच। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं आएगा और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज की बात हो रही है। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगी सोशल डेवलपमेंट अप्रोच। विच अप्रोच फोकसेज ऑन सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स? देखिए नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पर आते हैं? एनवायरमेंट के अंदर आते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अ, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनवायरमेंटल डेवलपमेंट अप्रोच। इकोनॉमिक और सोशल इसमें नहीं आएगा। विच अप्रोच कंबाइंस एलिमेंट टू बोथ बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप? देखिए मैंने आपको बताया था अपने पास तीन टाइप की अप्रोच होती है। एक होती है मेरे पास टॉप डाउन, ठीक है, और दूसरी होती है मेरे पास बॉटम अप। अब जिसमें दोनों मिक्स हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्स अप्रोच। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मिक्स अप्रोच, ना कि कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेटरी। ये दोनों नहीं बोलेंगे। पार्टिसिपेटरी में पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है, कोलैबोरेटिव में किसी से कोलैबोरेशन करते हैं। जब ये टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच की बात होगी जहां पर भी, तो आप हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर दोनों को मिक्स करना है तो वो मिक्स अप्रोच कहलाएगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, 16वें क्वेश्चन तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 16वें क्वेश्चन की। विच अप्रोच एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन होना। क्या हो रहा है? कोलैबोरेशन होना। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कोलैबोरेटिव अप्रोच। पार्टिसिपेटरी अप्रोच, बॉटम अप्रोच, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। Which approach focuses on physical development of urban areas including land use, transportation, infrastructure? देखिए ये जो है स्पेशल प्लानिंग जो है, एक वर्ड आता है अपने पास स्पेशल, है ना। स्पेशल का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, जिसमें उसका लैंड यूज, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सब जो है, आसपास के जो सराउंडिंग है उसको डेवलप करना, उसको हम बोलते हैं स्पेशल प्लानिंग बोलते हैं, अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। कई बार इसको जो उपग्रह जो होते हैं उसके लिए भी अपन इस वर्ड को यूज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि अप्रोच जो है डेवलपमेंट अर्बन एरिया के लिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा स्पेशल प्लानिंग अप्रोच। इकोनॉमिक वाला इकोनॉमिक के लिए होता है, सोशल वाला सोशल के लिए होता है। विच अप्रोच एम्फेसाइज द नीड ऑफ एड्रेस द नीड्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप इंक्लूडिंग लो इनकम हाउस होल्ड, वुमन, माइनॉरिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज? तो सबको इन्वॉल्व करना है, तो क्या कहलाएगी वो अप्रोच? इनकल्सिव अप्रोच। क्या कहलाएगी? इनकल्सिव अप्रोच, ना कि इकोनॉमिक ना एनवायरमेंटल, ठीक है। तो सबको इंक्लूड करना है, लो इनकम वालों को, वुमेन को, माइनॉरिटीज को, रूरल को, अर्बन को, सबको इन्वॉल्व करना है। तो यानी अप्रोच क्या कहलाएगी मेरी? इनकल्सिव अप्रोच। व्हाट इज अर्बन डिजाइन? अर्बन डिजाइन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अर्बन एरियाज फॉर एस्थेटिक अपील। एस्थेटिक का मतलब होता है सुंदर दिखना, मतलब अच्छा दिखना, है ना। तो जो अर्बन एरिया है उसको आप सुंदर दिखाने के लिए काम कर रहे हो। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अर्बन एरिया फॉर फंक्शनल एफिशिएंसी एंड एस्थेटिक अपील, मतलब वो अच्छा चलना भी चाहिए और सुंदर भी दिखना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अर्बन एरिया फॉर फंक्शनल एफिशिएंसी, सिर्फ अच्छा चलना चाहिए। डिजाइन अर्बन एरिया फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसका जो आंसर आ जाएगा, जो अर्बन डिजाइन होता है वो प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अर्बन एरियाज फॉर फंक्शनल एफिशिएंसी एंड एस्थेटिक अपील होता है। क्या होता है? फंक्शनल एफिशिएंसी एंड एस्थेटिक अपील। व्हाट आर दी गोल ऑफ अर्बन डिजाइन? अर्बन डिजाइन के क्या गोल होते हैं? ठीक है दोस्तों, अर्बन डिजाइन का जो पहला ऑप्शन हो जाएगा टू क्रिएट एस्थेटिकली प्लीजिंग एनवायरमेंट्स, टू प्रमोट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अर्बन डिजाइन अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को मेरी सिटी को अच्छा ब्यूटीफुल भी बनाना है, प्लीजिंग एनवायरमेंट भी देना है। टू प्रमोट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली बात है मेरी सिटी के अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए। टू एनहेंस फंक्शनलिटी एंड एफिशिएंसी, उसकी फंक्शनलिटी और एफिशिएंसी को भी मुझे एनहेंस करना है। तो यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और आप अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं 21वें क्वेश्चन तक और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अर्बन डिजाइन? अर्बन डिजाइन के लिए क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं? तो अर्बन डिजाइन का मतलब आप सबसे पहले आप आपकी जो सिटी है अर्बन है उस एरिया में चले जाइए, वहां पर आपको क्या क्या मेन मेन चीजें दिख रही है तो उनको देख लीजिए, है ना। तो जनरली अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास देखिए स्ट्रीट स्पेस है, पब्लिक स्पेस है, बिल्डिंग है और लैंडस्केप है, ठीक है। स्ट्रीट स्केप, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग एंड लैंडस्केप। स्ट्रीट स्केप, पब्लिक स्पेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड लैंडस्केप। तो मैं बता रहा हूँ कि जो बिल्डिंग का जो डेवलपमेंट होता है वो अर्बन डिजाइन के अंदर की एलिमेंट्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग आपको खुद को बनानी होती है। गवर्नमेंट केवल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स है केवल उन्हें ही बनाती है। तो यहाँ पर जो मेरा ज्यादा अच्छा आंसर है या जो आंसर है मेरा, तो वो आ जाएगा मेरा यहाँ पर स्ट्रीट स्केप्स, मतलब बिल्डिंग जो अर्बन है मेरा उसके अंदर स्ट्रीट्स को डिजाइन करना,
पब्लिक स्पेसेस को डिजाइन करना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था को डिजाइन करना और जो लैंड अवेलेबल है उसको डिजाइन करना। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर हो जाएगा वो देखिए आप इन तीनों में बिल्डिंग आ रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग आ रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग आ रहा है और यहाँ पे बिल्डिंग आ रहा है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे 22वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ अर्बन डिजाइन इन सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी में अर्बन डिजाइन का क्या रोल है? तो पहला है मेरा टू प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को क्या मुझे बढ़ावा देना है एज ए टाउन प्लानर? हाँ, मुझे मेरे सिटी के अंदर, मेरे अर्बन डिजाइन के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देना है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज भी बढ़ाना है ताकि इससे जो एयर पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो। तो अर्बन डिजाइन का सस्टेनेबिलिटी में जो रोल बोले तो वो सारा का सारा है। ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन अर्बन डिजाइन? अर्बन डिजाइन में इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है ना? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन अर्बन डिजाइन? तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर देखिए, इट अलोज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिटी एंड इट्स नीड्स। ठीक है, it ensures the design is aesthetically pleasing, it ensures the design is functional and efficient, it is not important in urban design। अब देखिए होता क्या है, जैसे मैं कोई सिटी डेवलप कर रहा हूँ या कोई मैं अर्बन डिजाइन कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे जो कम्युनिटी, जो लोग रह रहे हैं, उनकी बेसिक नीड्स और उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्ड लिया जाता है वो वहाँ पे जो रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनके भले के लिए, उनकी नीड्स को समझने के लिए आता है। तो यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा, इट अलाउज फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिटी एंड इट्स नीड्स। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्ट्रक्चर प्लान। स्ट्रक्चर प्लान देखिए, स्ट्रक्चर प्लान जो है वो किसके लिए बनाया जाता है? स्ट्रक्चर प्लान जो होता है वो आपकी जो सिटी है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्लान बनाते हैं वो स्ट्रक्चर प्लान। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है देखिए ना, क्या क्या आ सकता है। जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वो हो सकती है ना, पब्लिक बिल्डिंग, हॉस्पिटल, ठीक है ना, बैंक वगैरह, फ्लाईओवर, ठीक है, टावर, ऐसे जो ये चीजें हैं, तो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। तो इसका जो मेन आंसर अपने पास बनेगा, तो देखते हैं ऑप्शन में, टू गाइड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टू गाइड द डेवलपमेंट बिल्डिंग एंड लैंड यूज इन रीजन, नहीं। टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्रोग्राम्स इन ए रीजन, तो ये तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। बिल्डिंग एंड लैंड यूज में इसका कोई रोल, मतलब रोल होता है, बिल्डिंग डिजाइन के लिए भी इसके डिजाइन होते हैं, लेकिन इसकी ज्यादा अच्छी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? हमारा स्ट्रक्चर प्लान। अब मैं 25वें क्वेश्चन की तरफ आगे चलता हूँ। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डेवलपमेंट प्लान? एक डेवलपमेंट प्लान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन, टू गाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए रीजन, टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ building and land use in a region, to guide the development of transportation system, to guide the development of social program in a region। अभी देखिए मैंने बात करी थी आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान की, ठीक है। अब दूसरा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डेवलपमेंट प्लान। तो जो डेवलपमेंट प्लान होता है वो किस लिए होता है? बिल्डिंग और लैंड यूज के लिए होता है। किसके लिए होता है वो? बिल्डिंग एंड लैंड यूज के लिए। हम वहाँ पर कैसी चीजें डेवलप हो सकती है, जो लैंड यूज है उसको हम कैसे, मतलब जैसे बात करते हैं रेजिडेंशियल जो लैंड यूज होता है ना, रेजिडेंशियल लैंड यूज होता है, कमर्शियल लैंड यूज होता है, तो वहां पर हम बिल्डिंग की गाइडलाइन प्रोवाइड कर देते हैं कि भैया रेजिडेंशियल एरिया में जो आपकी बिल्डिंग है उसकी हाइट जो है 15 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर हो जाएगा, टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड यूज इन ए रीजन। 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ए स्ट्रक्चर प्लान? स्ट्रक्चर प्लान का निम्न में से कौन सा फीचर है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक लैंड यूज फॉर डिफरेंट एरियाज हो सकता है, वैसे वो डेवलपमेंट प्लान में आ जाएगा। स्पेसिफिक रेगुलेशन फॉर बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, अगर आपने मेरी लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके पूरी की पूरी सीरीज है आप वो देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंडिंग सोर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, स्ट्रक्चर प्लान जहाँ पर भी आ जाए आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चले जाना। तो हमें जब हम स्ट्रक्चर प्लान तैयार करते हैं तो हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है फंडिंग रिसोर्सेज को भी, भैया कौन फंड करेगा। जैसे फंडिंग और कौन कौन है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो कौन फंड करेगा, तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए आप आपके एरिया में कोई फ्लाईओवर निकलवाना चाहते हैं,
ठीक है। तो फ्लाईओवर निकलेगा तो उसका जो है उसमें कॉस्टिंग आती है 10 करोड़ 15 करोड़ की, तो वो फंडिंग कौन करेगा? लोकल गवर्नमेंट करेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से होगा या क्या होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ए डेवलपमेंट प्लान? निम्न में से कौन सा जो है डेवलपमेंट प्लान का एक फीचर? अब बात हो रही है डेवलपमेंट प्लान की। किसकी हो रही है? डेवलपमेंट प्लान की। पहले किसकी बात हो रही थी? स्ट्रक्चर प्लान की, है ना। तो यहाँ पर जो अगर ऑप्शन की मैं बात करता हूँ, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक लैंड यूज फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ रीजन, ठीक है। स्पेसिफिक रेगुलेशन फॉर बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक रेगुलेशंस नहीं होती, उनकी हाइट से रिलेटेड होती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन फंडिंग सोर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो ये तो हो ही नहीं जाएगा। क्रिएशन ऑफ जोनिंग मैप्स फॉर ए रीजन, नहीं ये नहीं है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक लैंड यूजेस फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए रीजन। क्या आंसर हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक लैंड यूज फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ अ रीजन। ये किसके अंदर आ जाएगा? डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। Which of the following best describes the relationship between structure plan and development plan? स्ट्रक्चर प्लान और डेवलपमेंट प्लान के बीच के रिलेशनशिप को कौन अच्छे से बता सकता है? पहला है स्ट्रक्चर प्लान प्रोवाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर ए रीजन, while डेवलपमेंट प्लान फोकस ऑन डिटेल ऑफ स्पेसिफिक एरिया। हाँ, हो सकता है। डेवलपमेंट प्लान प्रोवाइड्स ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ रीजन, स्ट्रक्चर प्लान फोकस ऑन डिटेल ऑफ स्पेसिफिक एरिया। स्ट्रक्चर प्लान एंड डेवलपमेंट प्लान आर इंटरचेंजेबल टर्म्स फॉर द सेम डॉक्यूमेंट। द स्ट्रक्चर प्लान एंड डेवलपमेंट प्लान आर अनरिलेटेड डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, समझिए क्या होगा। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं उदयपुर की बात करता हूँ, मैं उदयपुर में, है ना। तो उदयपुर में मान लीजिए कोई एक लेक है, फतेह सागर लेक है। क्या है? फतेह सागर लेक, है ना। अब हमें वहाँ पर टूरिस्ट का जो है आउटफ्लो बढ़ाना है, उनकी जो फुट बोलते हैं फुटफॉल अगर हमें बढ़ाना है, तो हमें उसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? है ना, डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे, ठीक है। या मेरे मान लीजिए आपके शहर में कोई रोड है जहाँ ट्रैफिक जाम की बहुत ज्यादा समस्या आती है, वहां पर आप एक जो है एक फ्लाईओवर देना चाहते हो ऊपर से, है ना। तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? एक डिटेल, है ना, स्पेसिफिक एरिया के लिए हम क्या करेंगे? एक डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। और जो स्ट्रक्चर प्लान होता है वो पूरी सिटी के लिए होता है, एक ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है पूरा रीजन के लिए कि यहाँ पर हमें कुछ स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है सिटी के अंदर। तो पहले आप पूरा एक स्ट्रक्चर प्लान डिसाइड करते हो कि हमें सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्लान करना है। फिर आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ स्पेसिफिक एरिया पर काम करते हो। हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ टाउन्स इन डिफाइंड इन सेंसस ऑफ इंडिया? तो सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो आपके टाउन है वो 6 टाउन से डिवाइड है। वो सिंपल 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे ही डिवाइडेड है। इसमें शायद 10 लाख से ऊपर, है ना, 10 लाख से 1 लाख, ऐसा 1 लाख से 50,000 से 1 लाख, है ना, इस टाइप से वो डिवाइडेड होते हैं। Which of the following is not a category of towns in the census of India? सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर निम्न में से कौन सी कैटेगरी ऑफ टाउन नहीं है? तो स्टेचुटरी टाउन्स हैं अपने पास, सेंसस टाउन है, नॉन स्टेट टाउन्स हैं, मेट्रोपॉलिटन टाउन जो है सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर मेट्रोपॉलिटन टाउन की डेफिनेशन नहीं है। Which of the following is a characteristics of census towns in India? दे हैव ए पॉपुलेशन एटलीस्ट 1 लाख, हाँ होनी चाहिए। दे हैव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ होनी चाहिए। दे हैव मिनिमम डेंसिटी ऑफ 400 पर्सन। स्टेचुटरी टाउन के लिए होती है कंडीशन 5000 लोग, 400 पर्सन और 75% से कम ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन, वो स्टेचुटरी टाउन के लिए होती है। सेंसस के लिए जो हमारी जो डेफिनेशन हो सकती है वो क्या हो सकती है? दे है ना, दे हैव ए अर्बन लोकल बॉडी फॉर गवर्नेंस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है अर्बन लोकल, तो यहाँ पर ये सेंसस टाउन की अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। 20,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से, वो सब सेंसस टाउन के अंदर ही आते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वहाँ पर 1 लाख हमें करना ही है ना। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में आप जानते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। कहीं पर नगर निगम होती है ना, नगर पालिका होती है। तो वहाँ पर कोई भी एक अर्बन लोकल बॉडी होती है गवर्नेंस के लिए। किसके लिए? अर्बन लोकल बॉडी होती है गवर्नेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा बेस्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दे हैव एन अर्बन लोकल बॉडी फॉर गवर्नेंस। ये हमारा 31वां क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब विच कैटेगरी ऑफ टाउन इन इंडिया इज डिफाइंड एज द अर्बन एरिया विद ए पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 to 49,999?
ठीक है। तो वैसे अगर हम बात करें जो टाउन हमारे डिवाइड है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इस टाइप से जब हमारा टाउन डिवाइड है तो 1 लाख से जो ऊपर वाले हैं वो फर्स्ट में आते हैं, 50,000 से जो 1 लाख वाले हैं वो सेकंड में, थर्ड में जो आते हैं वो 20,000 से 50,000, ठीक है। फिर उसके बाद आई थिंक 10 से 20,000, 5 से 10,000 और 5,000 के अंदर, इस टाइप से कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो जो थर्ड कैटेगरी होती है, जनरली इस टाइप का क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं, वो आपको कैटेगरी 1 2 3 4 5 में ही देगा, लेकिन अगर इनकेस ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नॉन स्टेचुटरी टाउन्स, ठीक है। Which category of town in India has a population more than 1 million? 1 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है दोस्तों? तो आपको सभी को पता होगा कि 1 मिलियन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 10 लाख के। किसके बराबर होता है? 10 लाख के। जहां ये 10 लाख जनसंख्या पार कर जाए, है ना, मोर देन वन, तो उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन इन टाउन प्लानिंग? देखिए, डेटा कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाउन प्लानिंग के लिए, है ना। आप कोई रोड बनाने वाले हो, खर्चा करने वाले हो, तो डेटा कलेक्शन का जो काम है वो आपको पता है कि अगर आप डेटा कलेक्ट करके काम करते हो तो आप पब्लिक की जो एक्चुअल और रियल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हो। डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? अलग अलग सर्वे के थ्रू कर सकते हैं या एक्सपर्ट्स के ओपिनियन ले सकते हैं, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन का क्या पर्पस है? टू इंक्रीज द पॉपुलेशन इन द टाउन। हाँ, डेटा कलेक्शन से पॉपुलेशन बढ़ती है क्या? नहीं। टू आइडेंटिफाई द एरिया फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, हो सकता है। टू डिक्रीज द नंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज, नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो सिटी है उसके अंदर जो एरियाज है हम वहाँ पर फ्यूचर डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन एरिया में फ्यूचर डेवलपमेंट संभव है। What methods can be used for data collection in टाउन प्लानिंग? टाउन प्लानिंग के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं जो डेटा कलेक्शन के लिए यूज किए जा सकते हैं? तो मैंने बताया आपको कि सर्वे हो सकता है, लोगों को इंटरव्यू कर सकते हैं, और कुछ जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं वो अपने ऑब्जर्वेशन से भी काम कर सकते हैं। गैस वर्क से नहीं होता है। इंट्यूशन, मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ फ्लाईओवर होना चाहिए, तो इंट्यूशन भी काम नहीं करता, कोई एजम्पशन भी काम नहीं करता। पर्सनल ओपिनियन किसी का कुछ भी हो सकता है, ईयर से रूमर्स हो सकते हैं, तो इनके ऊपर ये मतलब काना कही कानों से सुनी हुई बात जो है। तो डेटा कलेक्शन के लिए जो मेथड यूज किए जाते हैं वो है सर्वे, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और अगर आप 35 से क्वेश्चन तक मेरे साथ बने हुए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज कलेक्टेड इन टाउन प्लानिंग? टाउन प्लानिंग के अंदर किस टाइप का डाटा कलेक्ट किया जाता है? तो देखिए, टाउन प्लानिंग के अंदर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, लैंड यूज डेटा, पर्सनल प्रेफरेंस, लाइफ स्टाइल चॉइसेस, पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड बिलीफ्स, नहीं। तो सिटी की देखो, टाउन प्लानिंग जब भी अपन करते हैं तो सिटी की डेमोग्राफी कैसी है, कहाँ पर हायर एल्टीट्यूड का एरिया है, लोअर एल्टीट्यूड का एरिया है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कितनी वहाँ पर इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, क्योंकि हमें पूरा टाउन को प्लान करना है। वहाँ पर हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उसके लिए रोड को प्लान करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया लैंड यूज डेटा। लैंड यूज वाला अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके लेक्चर देख सकते हैं। तो लैंड यूज कैसा है, कोई रेजिडेंशियल लैंड यूज है, कोई कमर्शियल लैंड यूज है, कोई इंडस्ट्रियल लैंड यूज है, तो इन सब के लिए हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग में जो बेस्ट डेटा कलेक्ट किया जाता है उसमें डेमोग्राफिक डेटा होता है हमारे पास, इकोनॉमिक डेटा होता है और लैंड यूज डेटा होता है। इकोनॉमिक में लाइक वहाँ की जो पर पर्सन इनकम कितनी है, लोगों की फैमिली इनकम कितनी है, कौन कितनी कार ऑक्यूपाइड करता है, सारे के सारे सर्वे अपने करने पड़ते हैं। सेक्शन पे आ जाते हैं। विच गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड मेंटेनिंग टाउन प्लानिंग डाटा इन मेनी कंट्रीज? भैया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन तो करेगा नहीं, हेल्थ भी नहीं करेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है आपका सिटी, है ना, यहाँ पर जनरली कौन करता है? आई थिंक TCPO, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट डाटा कलेक्शन इन टाउन प्लानिंग? अगर मेरे पास डेटा, देखिए अब क्या होता है, जब हम डेटा कलेक्शन की तरफ जाते हैं तो कई बार जो डेटा होता है वो बायस्ड हो जाता है ना। अब बायस्ड हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई मुझे फ्लाईओवर बनाना है, तो लोगों ने बोला कि हाँ हम फ्लाईओवर यूज़ करेंगे, लेकिन उस फ्लाईओवर का कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, तो एक तरह से आपकी और जनता के पैसों का नुकसान हुआ।
तो कहीं ना कहीं क्या है कि इट इंश्योर्स द डेवलपमेंट अकर्स इन द मोस्ट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे पॉसिबल। अगर सही डेटा है, एक्यूरेट डेटा है, लोगों की एक्चुअल नीड है, समस्या अगर हमें एक्चुअली समझ आ रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकते हैं और मोस्ट इफिशिएंट तरीके से हम इसको हेल्प कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस पब्लिक पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग प्रोसेस। पब्लिक पार्टिसिपेट, क्योंकि हम सारा काम पब्लिक के लिए करें तो उनका काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन्हें जो है एक्चुअल फीडबैक प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, नहीं ऐसा नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट उसी के अंदर होती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनालिटिकल टेक्निक इन टाउन प्लानिंग? अब देखिए क्या होता है ना कि अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक हम यूज़ करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बार चार्ट होते हैं, कुछ इस टाइप से दिखते हैं, या कुछ हिस्टोग्राम होते हैं, आपने इस टाइप से देखे होंगे, है ना, ये हिस्टोग्राम होते हैं, है ना, बचपन में पढ़े भी होंगे। या कोई चार्ट पढ़ते हैं, चार्ट देखते हैं, तो ये सारी की सारी जो है क्या कहलाती है, एनालिटिकल टेक्निक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए डाटा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही एक तरह से एनालिटिकल टेक्निक होती है। तो इसका पर्पस जो होता है वो होता है टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब हमें ज़्यादा अच्छे से डिसीजन लेना है, तो जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसका हमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। Which of the following is an example of a representation technique used in the planning? प्लानिंग के अंदर रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है स्कैटर प्लॉट, तो जैसे आपने कोई डाटा लिया तो आप ऐसे स्कैटर प्लॉट कर सकते हो, ठीक है ना। कहीं पे भी कुछ भी प्लान हो रहा है कि मान लीजिए किसी की 10,000 इनकम, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, इस टाइप से आप कर सकते हो। आप हिस्टोग्राम बना सकते हो, ठीक है ना। आप पाई चार्ट बना सकते हो 360 डिग्री वाला, कि 50% लोगों के पास जो है वो बाइसिकल अवेलेबल है, 70% लोगों के पास मतलब कितने लोगों के पास टू व्हीलर अवेलेबल है, इतने लोगों के पास फोर व्हीलर अवेलेबल है। तो सारे के सारे जो है स्केटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, तो ये सारे के सारे जो है हमारे ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर आ जाएगा। एक तरह से डाटा की रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है। और आप मेरे साथ अगर 40वें क्वेश्चन तक ये वीडियो देख रहे हैं और आप वीडियो देखते देखते 40वें क्वेश्चन पे पहुंच गए, 41 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन टाउन प्लानिंग? ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या फ़ायदा है? GIS, है ना, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इस टॉपिक को आप, मैं पर्सनल सजेस्ट करूंगा कि आप इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ें। GIS कैन ओनली एनालाइज डेटा फ्रॉम वन सोर्स, नहीं, ये अलग अलग सोर्सेज डेटा लेता है, उसे एनालाइज करता है। GIS ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिल्कुल नहीं। GIS कैन हेल्प आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन डेटा, हो सकता है। GIS कैन नॉट बी यूज टू मेक प्रिडिक्शन, नहीं, ये गलत है। हम प्रिडिक्शन लेते हैं, आप घर से निकलते हैं तो आप GIS के थ्रू ही निकलते हैं ना, कि मान लीजिए मुझे कहीं जाना है तो आप उसे predict कर सकते हैं कि इस रास्ते में जाना है या नहीं जाना है। तो ये जो GIS का डाटा है वो हमें ट्रेंड और पैटर्न को हेल्प करने में हेल्प करता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड इन टाउन प्लानिंग? मैं बात करता हूँ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस जो उन्होंने एमटेक किया है उन्हें पता होगा कि AX प्लस बी करके हम कुछ एक कोरिलेशन निकालने की ट्राई करते हैं, है ना। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, क्योंकि हम टाउन प्लानिंग की बात करें, जो भी हम डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट रहेगी, क्या बेनिफिट रहेगा, सर्वे हम उसके अंदर करते हैं। जो पर्ट वाला सेक्शन होता है, पर्ट जो है इवेंट ओरिएंटेड चीज होती है हमारे पास, है ना। तो पर्ट क्या होती है अपने पास? इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, पी क्या होता है? आप मुझे बताइएगा कमेंट में, पी क्या होता है, ठीक है। तो पर्ट जो है वो एक तरह से किसी भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है या ऑनगोइंग सिंगल प्रोजेक्ट की बात करता है, किसकी बात करता है? ये सिंगल प्रोजेक्ट की बात करता है पर्ट, है ना। प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक होता है पर्ट जो है, तो ये हमारे इसके अंदर नहीं आएगा। Which of the following is an example of representation technique used to visualize data in town planning? टाउन प्लानिंग में जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है, सर्वे के थ्रू कलेक्ट किया है या किसी डिजिटल मोड से हमने कलेक्ट किया है, तो उसे हमें विजुलाइज करना पड़ता है। तो GIS की हम हेल्प ले सकते हैं, डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स की हम हेल्प ले सकते हैं, 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग सर्वेज इन दी टाउन प्लानिंग? टाउन प्लानिंग के अंदर सर्वे कंडक्ट करने का क्या फायदा है? टू कलेक्ट डेटा अबाउट एग्जिस्टिंग कंडीशन,
हाँ, सीधी सी बात है, क्योंकि हमें उस कंडीशन में सुधार करना है तो हमें एग्जिस्टिंग कंडीशन का डाटा मिलेगा। फ्यूचर ग्रोथ को एस्टिमेट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। जो भी इशू मैंने आपको बताया ना, कुछ भी इशू हो सकते हैं आपके टाउन के अंदर, तो उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सर्वे की वजह से। तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर भी ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोजेक्शन इन टाउन प्लानिंग? प्रोजेक्शन क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है, प्रोजेक्ट करना। कोई भी चीज को आप क्या करते हो? प्रोजेक्ट करना। तो यहाँ पर जो मेरे पास आ जाएगा, a map of existing condition, a forecast of future growth, a survey of current infrastructure, a study of demographic trends। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा, आप बताइए क्या हो सकता है? देखिए, अगर मैं मान लीजिए कई बार मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मेरा जो एक बेसिक तरीका है वो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का। तो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। तो प्रोजेक्शन जो है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स की स्टडी तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट करना है कुछ। सर्वे ऑफ करंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे नहीं है। अब यहाँ पर मेरे पास दो इंपॉर्टेंट है, मैप ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन और फोरकास्ट फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो प्रोजेक्शन और फोरकास्ट दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। फोरकास्ट मतलब आप आगे के लिए ग्रोथ करते हैं, और प्रोजेक्शन जो है वो एग्जिस्टिंग के लिए होता है ना। यहाँ पर जो मेरा ज्यादा अच्छा आंसर होगा यहाँ पर, वो मेरे पास हो जाएगा मैप ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिटिकल टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन दी टाउन प्लानिंग? तो SWOT एनालिसिस, कोई भी प्रोजेक्ट हम करते हैं तो SWOT एनालिसिस, SWOT क्या होता है? STRENGTH, स्ट्रेंथ, है ना, वीकनेस। ये आपसे पूछ सकता है ना, SWOT के बारे में पूछ सकता है। SWOT में जो है क्या क्या होता है? O फॉर अपॉर्चुनिटीज और T फॉर थ्रेट, मतलब डर, है ना, क्या क्या परेशानी हो सकती है। कोई प्रोजेक्ट होता है उसका SWOT एनालिसिस हमें करना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट हम एनालिसिस हम कर सकते हैं, GIS मैपिंग हम कर सकते हैं। मैं आपको वापस बताइए, जो PERT होता है वो किसके लिए होता है? पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या बिल्डिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होगा उनके लिए हम PERT का यूज करते हैं। प्रोग्राम एवोल्यूशनरी रिव्यू टेक्निक इवेंट ओरिएंटेड होती है। 47, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन टाउन प्लानिंग? रिप्रेजेंटेशन का क्या पर्पस होता है? To communicate ideas and plan to stakeholders, to analyze data of identified trends, to survey existing condition, to conduct public hearings। ये सारे ऑप्शन एक जैसे ही लगते हैं। टाउन प्लानिंग सबसे खराब बात ये है ना। तो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो जब भी आपको अपना आइडिया कम्युनिकेट करना पड़ता है स्टेक होल्डर्स के बारे में। देखिए होता क्या है, मैं कोई डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, है ना, मान लीजिए आप टाउन प्लानर लग गए, है ना, ठीक है। मैं कोई एक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सिटी के अंदर का जो सीवरेज का प्लान है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, इतने डायमीटर के सीवरेज होने चाहिए, इस जगह से निकलने चाहिए, उसका फ्लो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि अ, अच्छे से एक पीपीटी बनाता हूँ, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ डेटा के फॉर्म में, बार चार्ट्स बनाता हूँ, और उसको मैं कम्युनिकेट करता हूँ जो स्टेक होल्डर्स हैं। कौन कौन स्टेक होल्डर है? सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, प्राइवेट डेवलपर्स हो गए, पब्लिक डेवलपर्स हो गए, और कुछ जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो लोग हो गए, है ना, उन्हें मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का बेस्ट जो पर्पज होता है वो होता है लोगों में आइडिया को कम्युनिकेट करना। Which of the following is an example of quantitative data collection method in town planning? क्वांटिटेटिव मतलब मुझे क्वांटिटी में डाटा चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन मेरी 1 लाख है, तो मुझे कुछ सैंपल चाहिए लगभग 5,000 लोगों के, 10,000 लोगों के। तो उसके लिए मैं कुछ पर्टिकुलर ग्रुप पे फोकस करूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं पब्लिक हियरिंग लूंगा लोगों से? पब्लिक, है ना, वो भी नहीं होगा, है ना। सिर्फ स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यू लूंगा? नहीं। तो मुझे सिर्फ सर्वे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? सर्वे। तो मेरा बेस्ट आंसर हो जाएगा सर्वे। तो दोस्तों, अगर आप लैंड यूटिलाइजेशन पर पहुंच गए हैं मेरा वीडियो देखते देखते, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढ के लाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज द लैंड यूटिलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग suitable लैंड फॉर डेवलपमेंट पर्पस, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग लैंड रिसोर्स इन मैनर दैट इज सस्टेनेबल एंड प्रोडक्टिव, the process of converting agricultural land to industrial use, the process of developing new land for human habitation। तो जो हमारे पास लैंड यूटिलाइजेशन है, तो जो लैंड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें हमें सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव वे में यूज करना। तो जो बेस्ट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से वो क्या हो जाएगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंड यूटिलाइजेशन कैटेगरी? रेजिडेंशियल लैंड यूज होता है,
कमर्शियल लैंड यूज होता है, इंडस्ट्रियल लैंड यूज होता है, रिक्रिएशनल लैंड यूज नहीं होता है ना। लोग रिक्रिएशन मतलब घूमने के लिए जाते हैं, तो वो हेरिटेज डेवलपमेंट में इस टाइप की जो चीजें उसके अंदर आ जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंड यूज जोनिंग? लैंड यूज जोनिंग का क्या पर्पस है? to restrict the type of development allowed in certain area, to promote mixed use development, to encourage construction of high density building, to eliminate green space in urban areas। तो वापस मैं अपने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू चलता हूँ। ग्रीन स्पेस को हटाना तो किसी भी चीज का नहीं हो सकता। हाई डेंसिटी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी इसके अंदर नहीं आता। मिक्स यूज डेवलपमेंट जोनिंग के अंदर, लैंड यूज जोनिंग के अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग जोन में डिफाइन कर रहे हैं कि भैया ये रेजिडेंशियल है, यहाँ पर सिर्फ लोग रहेंगे, यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी होगी, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी, है ना। ठीक है, तो इस टाइप से हम हमारे जोन में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे जैसे रेजिडेंशियल जोन है, वहां मैंने डिसाइड करा कि जो बिल्डिंग है उसकी हाइट 15 मीटर से ऊपर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर लोग रहते हैं, वो कमर्शियल चीजों के लिए नहीं है। तो कुछ टाइप के हम उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, पर्टिकुलर टाइप के डेवलपमेंट के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। व्हाट इज द लैंड यूज मैप? लैंड यूज मैप क्या है ना, लैंड यूज मैप क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वो देखते हैं दोस्तों। मैप दैट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड यूज इन अ पर्टिकुलर एरिया। Map that shows a topography of a particular area, a map that shows a location of various type of business, a map shows distribution of different type of soil। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड यूज, आप कभी भी सिंपल लैंड यूज मैप ऑफ उदयपुर सिटी, जयपुर सिटी, राजस्थान आप डालेंगे तो उस टाइप का लैंड यूज का मैप आ जाएगा। भैया ये रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, ये इंडस्ट्रियल है, ये एक्स है ना, और कुछ भी, ये इंस्टीट्यूशनल है। ठीक है, तो उस टाइप का हम क्या बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंड यूज प्रोजेक्शन? लैंड यूज प्रोजेक्शन का क्या पर्पस है? तो यहाँ पर है टू डिटरमाइन द करंट लैंड यूज पैटर्न इन ए पर्टिकुलर एरिया, फोरकास्ट फ्यूचर लैंड यूज ट्रेंड्स एंड नीड्स, है ना, टू आइडेंटिफाई एरिया दैट रिक्वायर इमीडिएट डेवलपमेंट, टू रेस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेवलपमेंट अलाउड इन ए सर्टेन एरिया। लैंड यूज का जो मतलब होता है वो तो यही होता है कि आपको अलाउ करना, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। टू आइडेंटिफाई एरिया दैट रिक्वायर इमीडिएट डेवलपमेंट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको हम डिफरेंट जोन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, टू डिटरमाइन द करंट लैंड यूज पैटर्न इन पर्टिकुलर एरिया। करंट लैंड यूज पैटर्न हमने डिवाइड कर दिया, मतलब करंट लैंड यूज तो है हमारे पास, तो प्रोजेक्ट करना है तो उसका मतलब क्या, हम उसके फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं लैंड यूज ट्रेंड्स के, कि भैया यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है या बिल्डिंग हाइट्स को थोड़ा इंक्रीज करने की जरूरत है। तो फ्यूचर के लिए हम उसको फोरकास्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। व्हाट इज जोनिंग इन टाउन प्लानिंग? तो ऑब्वियस सी बात है, आप डिफरेंट जोन में अपने जो टाउन है या जो लैंड है उसको डिफरेंट जोन में आप डिवाइड कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जोनिंग। ये मैंने आपने बहुत अच्छा लेक्चर मैंने वीडियो बना रखा है, थोड़ा लंबा है वो वीडियो भी, 12-15 मिनट का। तो आप जाइए मेरे चैनल पे और विजिट कीजिए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दी प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लैंड इनटू डिफरेंट यूज जोन्स, है ना, तो जो लैंड है मेरे पास, अवेलेबल लैंड है, उसे मैं डिफरेंट यूज जोन में डिवाइड कर देता हूँ, उसे ही जोनिंग बोलते हैं, सिंपल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जोनिंग? टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, नहीं। टू प्रमोट इफिशिएंट लैंड यूज, हाँ ये हो सकता है और यही है। टू इंक्रीज प्रॉपर्टी वैल्यूज, टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ जोनिंग? जोनिंग का निम्न में से कौन सा टाइप नहीं है? भैया कितनी बार पढ़ रखा है हमने, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल जोनिंग होती है, एग्रीकल्चर जोनिंग नहीं होती, क्योंकि हम अर्बन डिजाइन या टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ जोनिंग? एडवांटेज ऑफ जोनिंग क्या है? इनकरेज मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी की वैल्यू को नहीं, ट्रैफिक कंजेशन को नहीं, पॉल्यूशन को नहीं। तो अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से चलूँ तो तीनों मेरे रिड्यूस हो गए। तो अगर मुझे नहीं भी आता है, यहाँ पर मेरा एनकरेज मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ जोनिंग? इनकरेज एफिशिएंट लैंड यूज, तो ये एडवांटेज है। प्रॉपर्टी की वैल्यू को रिड्यूस करता है, क्या ये हो सकता है? लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी इन लैंड यूज, रिड्यूस, पहला है मेरे पास इनकरेज एफिशिएंट लैंड यूज, तो ये तो मेरे पास जो है वो क्या है, नहीं हो, मतलब ये तो मेरा फायदा है। लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी इन लैंड यूज, रिड्यूस प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू रिड्यूस नहीं होती भाई इससे। ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन को भी बढ़ावा
मिलता है या नहीं मिलता है? जोनिंग के कारण नहीं मिलता, वो टाउन प्लानिंग में और भी रीजन होते हैं, उस कारण से मिलता है। देखिए जोनिंग मतलब आप क्या करते हो कि आपने उस जोन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि यहाँ पर जो है ये मतलब मैं बोलता हूँ जैसे जोनिंग होती है किसके लिए हम बात हैं कि लोअर इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है ना। तो अब वहाँ पर जो हायर इनकम ग्रुप है, इस टाइप से जोनिंग कर दिया आपने, या हाइट ऑफ बिल्डिंग को लेके आपने जोनिंग कर दी, या आपने ग्रीन एरिया बेल्ट एरिया को लेके आपने जोनिंग कर दी, है ना। अलग अलग जोन हो सकते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लैंड यूज है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट हो जाती है भैया, हम इस पर्टिकुलर जोन में केवल केवल यही टाइप का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कोई रेजिडेंशियल एरिया बनाया हुआ है आपने, तो उसमें हाइट भी आपने दी हुई है कि भैया यहाँ पर 15-20 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, और आप चाहते हो कि वहाँ पर कोई मॉल बने, तो वो मॉल वहाँ पर नहीं बनेगा, है ना। तो ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट करता है। और आप मेरा वीडियो देखते देखते अगर 59 पर आ गए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये पूरे के पूरे टॉपिक बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक एक क्वेश्चन को लाना, पीपीटी में डालना। ठीक है, और इतना लंबा आप लोग भी टिके हुए, तो उसके लिए आप लोगों को भी थैंक यू। तो थैंक यू बने रहने के लिए। अब हम 60वें क्वेश्चन की आगे तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन टूल फॉर डेवलपमेंट प्लान? कौन सा निम्न में से जो है डेवलपमेंट प्लान के लिए टूल नहीं है? जोनिंग रेगुलेशन, जी हाँ, डेवलपमेंट प्लान के अंदर आती है। लैंड का एक्विजिशन आता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। लैंड स्पेक्यूलेशन ये नहीं होता है। लैंड स्पेकुलेशन का मीनिंग जो है, तो मतलब एक तरह से लैंड को, वहाँ की लैंड कैसी है उस पर काम करना है। कल मैंने देखा था उसका मीनिंग। विच फाइनेंशियल टूल इज कॉमनली यूज्ड टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्लान? निम्न में से कौन सा फाइनेंशियल टूल है जो कि कॉमनली यूज किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में? तो ग्रांट्स मिलती है अलग अलग जगह से, टैक्स इंक्रीमेंट फाइनेंसिंग ये हो सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स और सेल्स टैक्स। तो कोई पर्टिकुलर टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हमें कराना होता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि भैया 0.25% जो है इस काम का हम टैक्स ले रहे हैं आपसे। टैक्स इंक्रीमेंट फाइनेंसिंग एक टाइप का होता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए डेवलपमेंट प्लान? एक डेवलपमेंट प्लान के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या काम होता है? टू इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, नहीं, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है। टू ट्रांसफर फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, हो सकता है। टू रिड्यूस प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, टू इंश्योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेनिफिट ओनली दी पब्लिक सेक्टर। तो ओनली दी पब्लिक सेक्टर तो नहीं करेगा ये, है ना। तो जो मेन, देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, और जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनके पास पैसा कूट कूट के पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट शुरू में पैसा लगाना नहीं चाहती, कि प्रोजेक्ट फेल हो गया किसी कारण से, तो वो अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन किसी प्राइवेट डेवलपर के सामने रख देती है। जिसके पास पैसा होता है तो फाइनेंशियल रिस्क को वो क्या कर लेती है, रिड्यूस कर लेती है। क्या कर लेती है, रिड्यूस कर लेती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल चैलेंज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए डेवलपमेंट प्लान? पैसा। पोटेंशियल चैलेंज हमेशा पैसे की परेशानी होती है। कोई भी चीज़ हमें डेवलप करनी होती है, सरकार उसके लिए पैसा पारित नहीं करती है। कम्युनिटी का सपोर्ट मिल जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती। डेवलपमेंट में कम्युनिटी हमेशा हेल्प करती है। क्लियर एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। लिमिटेड स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड होता है। तो पैसों की हमेशा परेशानी आती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पैसों की हमेशा परेशानी देखने को मिलेगी। और हम पहुंच गए हमारे 63 क्वेश्चन में, और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंड वैल्यू कैप्चर मैकेनिज्म? ये अच्छा खासा नाम है, क्वेश्चन इस टाइप के ही पूछे जाते हैं। लैंड वैल्यू कैप्चर मैकेनिज्म इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए डेवलपमेंट प्लान टू इंश्योर दैट डेवलपमेंट बेनिफिट्स ओनली ए सेलेक्ट ग्रुप। ये ओनली ओनली टाइप के आ जाए तो जनरली हटा दिया करो। टू फंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग द इंक्रीज लैंड वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट। लैंड वैल्यू कैप्चर मैकेनिज्म, ये कोई भी क्या होता है कि जैसे किसी भी एरिया में कोई भी डेवलपमेंट, हाईवे है, मान लीजिए आपकी जगह से हाईवे निकलने वाला है, तो हाईवे की जो साइड वाली जमीन है वहाँ पर क्या बन जाते हैं, ढाबे वाबे बन जाते हैं कंटिन्यूस, है ना। तो उस जगह की जो वैल्यू है वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है। इसे ही हम बोलते हैं लैंड वैल्यू कैप्चर मैकेनिज्म। तो फंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग द इंक्रीज लैंड वैल्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट। तो इससे क्या फायदा होता है कि जो लैंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम फंड करते हैं, तो वहाँ से उसकी लैंड वैल्यू इंक्रीज हो जाती है।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी। और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, टू लिमिट अमाउंट एंड डेवलपमेंट अकर्स विद इन द म्युनिसिपैलिटी, नहीं। टू इंक्रीज लैंड स्पेक्यूलेशन एंड इंक्रीज प्रॉपर्टी वैल्यू, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप तब ये वीडियो पब्लिक हो और एक दो दिन हो जाए तो मेरे सब्सक्राइबर काउंट तो थोड़ा बढ़ जाए अच्छा खासा। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरा लेक्चर पेशेंटली सुनने के लिए। मैं जानता हूँ थोड़ा लंबा लेक्चर है, लेकिन एग्जाम भी पास है तो इस टाइप के लंबे लंबे लेक्चर हमें देखने होंगे। थैंक यू सो मच।